नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे पड़ोसी देश नेपाल की घटनाओं पर बातें करूंगा। आपको ज्ञात है कि कुछ दिन पहले, 6 महीना पहले या साल भर हुआ होगा, जेन जी आंदोलन के फलस्वरूप वहाँ की जो चुनी हुई सरकार थी, नेपाली कांग्रेस और एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी की सरकार, उसको अपदस्थ होना पड़ा। उसके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और वहाँ सरकार डिजॉल्व हो गया और एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की गई। फिर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में बालेन शाह, जो काठमांडू के मेयर थे, और कहा जाता है कि जेन जी के आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका थी, उनकी पार्टी विजयी हुई। पार्टी तो पहले से थी स्वतंत्र पार्टी, उसी के आरएसपी, तो उसी में वह शामिल हो गए और उनके आने के फलस्वरूप वह लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं वह हुई और उनकी सरकार बनने जा रही है। देखिए, नेपाल बहुत लंबे काल से बिल्कुल आंदोलित रहा है। जिस दिन से वीरेंद्र विक्रम शाह के सब पूरे परिवार समेत किसी ने हत्या कर दी, किसने हत्या की पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद जो सरकार, जो सत्ता में राजा आए, उनके अत्याचार के फलस्वरूप जनता बिल्कुल ऊब गई। और जहां अत्याचार बढ़ता है, उसके प्रतिकार का भी जज्बा जनता में उतना ही तेज होता है। तो वहां भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जाने लगी दो मोर्चे पर। एक तो वैध तरीके से एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी लड़ रही थी, और दूसरा अवैध तरीके से रक्तम क्रांति, जो माओवादी लोग लड़ रहे थे, जो इलेक्शन में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो मार्क्सवादी पार्टी, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ही थी। तो अंत में उसकी विजय हुई। और आश्चर्य होता है कि जो पार्टी इतना संघर्ष किया, जो पार्टी इतना कुर्बानी देकर आई, उसके नेता कमल दहल प्रचंड इतने भ्रष्ट हो गए कि जनता ने बस 5 ही सालों में उनको विदा कर दिया। फिर आई नेपाली कांग्रेस और इसकी सरकार, ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त रही, जनता के समस्याओं का की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फल ये जेन जी आंदोलन हुआ। अब तो सरकार बन रही है, लेकिन मेरा जो अपने देश में जो अनुभव है कि आंदोलन दो तरह से परिवर्तन होता है। एक कोई ऑर्गेनाइज्ड, कोई संगठित दल या समूह परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, आंदोलन उसके फलस्वरूप, उसके आंदोलन के फलस्वरूप परिवर्तन होते हैं, वह अस्थायी होता है। और एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन होता है। वह स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो होता है वह कोई अस्थायी नहीं होता है। जैसे अपने देश में उदाहरण है, 1974 में जेपी का मूवमेंट हुआ। वह जेपी के पास कोई ऑर्गेनाइज्ड, कोई दल नहीं था, केवल नौजवानों को लेकर संघर्ष शुरू किया, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। और 1977 में जनता दल की सरकार आई, लेकिन 80 आते आते जनता दल बिखर गई। बस इतने संघर्ष के बाद जो आंदोलन में आई, बस इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे, कुछ उधर गिरे। लोकदल कुछ बना, कुछ जनता दल में चले गए, एक दल निकला भारतीय जनता पार्टी जो आज शासन में है। ये सब के सब टूट फूट कर अलग हो गए और 3 ही साल में सत्ता चली गई। फिर उसके बाद आइए, भ्रष्टाचार को आधार बना के विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लड़ाई शुरू की भारत में। सरकार तो बदल गई, लेकिन उनकी सरकार कितने दिन चली? 2 साल का भी मुंह नहीं देखा और सरकार चली गई। देश पूरे बवंडर में ही रहा। इसलिए यह जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, उसका कोई ठोस रिजल्ट निकलता है यह हमें उम्मीद नहीं है, यह कहीं नहीं निकला है। स्वतः स्फूर्त आंदोलन परिवर्तन तो कर देती है, लेकिन वह परिवर्तन को कोई
परमानेंट नहीं होता है, कोई अस्थाई नहीं होता है, तब टूट फूट जाता है। अब इसका क्या होगा यह तो भविष्य बतलाएगा। यह अभी से क्या कहा जा सकता है। इसमें जो बालेन शाह है वह मेयर रहे हैं लंदन के बहुत, लेकिन सबसे यंगेस्ट 35 साल की उनकी उम्र है और 35 साल की उम्र में वह प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो शायद संसार की सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री होंगे। और अब ये जो सरकार थी, चूंकि केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट थे, इसलिए उनका झुकाव चाइना की ओर ज्यादा था। वो कम्युनिस्ट विरासराना के चलते चाइना की ओर ज्यादा झुके हुए थे, वह एंटी इंडिया थे। अब बालेन शाह क्या करते हैं, यह तो उसके नीतियों के खिलाफ आए हैं चुनकर, इसलिए इनको वैकल्पिक नीतियों पर विचार करना होगा। लेकिन जितना वादे करके आ रहे हैं यह, वह नेपाल ऐसे देश के लिए संभव नहीं है। नेपाल ऐसे देश में लाखों लोगों का जॉब, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, जो रेलवे का बिल्कुल शून्य का, रेलवे का कोई जाल नहीं है, रेलवे तो शून्य है, केवल सड़कों का जाल है। सड़क भी मैदानी एरिया में तो ठीक ठाक है, लेकिन पहाड़ी एरिया में जो बहुत बड़ा भाग है और जहाँ से आंदोलन का मूल स्रोत, जहाँ जो मूल नेपाल है, वहाँ तो विकास करना बहुत मुश्किल काम है। साथ ही साथ वह 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना दिखा के आए हैं, जो हमें लगता है यह पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विकास का जो पूंजीवादी रास्ता है, अब पूंजीवाद एक अपने अंतिम मरणासन दौर से गुजर रही है। इसलिए पूंजीवादी विकास करके कोई देश आगे हो जाएगा, कोई पिछड़ा देश, यह हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है, कहीं नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी होपिंग अगेंस्ट होप, देखते हैं। हम तो आशा करेंगे। हमारा पड़ोसी नेपाल है, नेपाल हमारे भारत के साथ सांस्कृतिक रूप से बहुत जुड़ा हुआ है। इधर कुछ दिनों से नेपाल का रुख चाइना की ओर हो गया था, लेकिन नेपाल की जनता और चीन की जनता में पीपल टू पीपल रिलेशन संभव भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे नेपाल के लोग भारत आते हैं, यहाँ हिंदी भाषी मुल्कों में वह हिंदी बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, लिख पढ़ भी लेते हैं। लेकिन क्या वो नेपाल के लोग चाइनीज बोल पाएंगे, चाइनीज सीख पाएंगे, चाइनीज लिख पढ़ पाएंगे? इसलिए नेपाल के लिए यही सही है, वह भारत के साथ कदम में कदम मिला के चले और अपनी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं, मैंने भारत के साथ उनका व्यापारिक से लेके सांस्कृतिक संबंध प्रगाढ़ हो, इसी में दोनों देश की भलाई है। और बेकार की इशू लिपुलेख का इशू उठाकर चाइना के इंस्टिगेशन पर एक भ्रम पैदा करने की कोशिश गत सरकार ने किया, उस सब प्रवृत्ति से दूर रहेंगे, तभी यह नेपाल को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।